गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं नेहा पांडे आप सबका टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख करके लाया गया है। टीचर्स एकेडमी सबसे ज़्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था। बैच लॉन्च हुआ है ब्रह्मास्त्र विजेता टीजीटी पीजीटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें मिलेगा लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ प्लस इसके साथ नोट्स और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज। और जो इसकी वैलिडिटी होगी वो आपको 6 मंथ की देखने को मिलेगी, या 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। चलिए बैच की बात देखते हैं। हम लोग कल क्या टॉपिक, जो हमारा विटामिन टॉपिक था, विटामिन से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग ने क्या किया था, 1 से लगभग 15 तक के क्वेश्चन पे क्या किया था, प्रैक्टिस किया था, उसको सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। ये जान लें कि जो क्वेश्चन है, हम लोग को पता है हमारा टॉपिक जो यूनिट्स है विटामिन है, बट हमारा जो यूनिट्स चल रहा है आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन से चल रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशन में हम लोग ने कुछ पार्ट्स को पढ़ लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, भविष्य में भी उनसे पूछे जाने की पूरी संभावना। विटामिन ऐसा इसमें चैप्टर, ऐसा पार्ट है जिससे हमेशा कंटिन्यू क्वेश्चन आते रहे हैं। कभी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, या फिर जैसे कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को दिया जा सकता है, उसके उपनाम को पूछा जा सकता है, समथिंग कुछ भी। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 तक हम लोग का कल सॉल्व हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं आज। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखते हैं, थायमिन को जल में घोलने पर यह कितने भागों में टूट जाता है। थायमिन की बात करें तो थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। विटामिन B1। तो थायमिन को, जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स की पूरी फैमिली है, तो उसका जो B1 विटामिन है उसमें क्या करे, जल में क्या कहते हैं, घोलने पर ये पूछा जा रहा है कि कितने भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम सबको पता है कि B और C क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं 2 भागों में, सेकंड देखते हैं 3 भागों में, थर्ड देखते हैं 4 भागों में और फोर्थ देखते हैं 6 भागों में। तो करेक्ट आंसर कमलेश जी का है था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया। चलिए कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे जो थायमिन को कितने भागों में, तो इनको जब जल में घोलते हैं ना घुलनशील होने पे, तो कितने भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। कितने? 2 भागों में टूट जाता है B1 थायमिन। और इसका एक रासायनिक नाम एन्यूरिन या एंटीन्यूरिन या फिर पॉलिश चावल के विटामिन के नाम से भी जानते हैं। पॉलिश चावल के विटामिन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल राइट कमलेश जी का 16 का डी करेक्ट नहीं बेटा, डी नहीं, 6 भागों में नहीं, करेक्ट आंसर होगा 2 भागों में। कैसे 2 भागों में डिवाइड करते देखते हैं। तो जब 2 भागों में तोड़ते हैं, कितने में, 2 भागों में तोड़ते हैं, तो पहला जो आंसर होगा पैराडिन और दूसरा थायजॉल। थायजॉल, जॉल या जॉल। तो इन 2 भागों में विटामिन थायमिन जब पानी में घुलनशील होता है तो 2 भागों में क्या होता है, टूट जाता है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। तो इसमें थायमिन के बारे में हम और जानते हैं। इसमें देखते हैं पॉलिश चावल के विटामिन। इसके बाद देखते हैं इसमें एन्यूरिन, इसका उपनाम है B1 का, पॉलिश चावल के विटामिन। एन्यूरिन के नाम से भी थायमिन को क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए क्वेश्चन 16 का है, बिल्कुल गनुआ जी, 16 का इज राइट आंसर। गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये पूछ रहा है कि नियासिन की कमी से, किसकी बात हो रही है, नियासिन की बात हो रही है, कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है पेलेग्रा, सेकंड ऑप्शन है 3DS, एस है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन है 4DS और फोर्थ करेक्ट मतलब ऑप्शन है सभी। फर्स्ट पेलेग्रा, सेकंड 3DS, थर्ड 4DS और फोर्थ सभी की बात कर रहा है। 16 का ए, हाँ 16 का ए था, लेकिन अभी 17 पे आते हैं कि नियासिन हो, तो नियासिन को किस विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका भी आंसर करेंगे आप लोग। 17 का इज आंसर करें, डी इज राइट, बिल्कुल करेक्ट। नियासिन की जो कमी से रोग होता है, जो इसका
गंगवार जी का आंसर इज राइट, 17 का डी, क्योंकि इसमें जो मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पेलेग्रा, लेकिन इसको हम 3DS एंड 4DS के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सभी, बिल्कुल। कमलेश जी का इज राइट आंसर, 17 का डी। तो देखते हैं क्यों हम इसे 3DS या 4DS कहते हैं, 3DS या 4DS। तो कौन कौन सी बीमारी 3DS और 4DS के अंतर्गत आती है? विटामिन B3, राइट, नियासिन को विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। और इसके और भी रासायनिक नाम है नियासिन के सिवा जी। 3DS और 4DS में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं डर्मेटाइटिस, सबसे पहले डायरिया, फिर डिमेंशिया, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, एंड फोर्थ की बात करते हैं तो डेथ। यही 4 बीमारियां होती हैं नियासिन की कमी से। जो B3 इसका क्या कहते हैं, ये B3, विटामिन B3 इसका नाम है, करेक्ट। डायरिया में क्या होता है, अतिसार इसको बोलते हैं, इसमें उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, डिमेंशिया की बात करते हैं, तो डिमेंशिया में क्या होता है, व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है, करेक्ट, हाँ, डिमेंशिया का पागलपन का शिकार होता था। डर्मेटाइटिस की बात करते तो उसमें क्या होता है, त्वचा जैसी संबंधित बीमारी हमें देखने को मिलती है। और डेथ मतलब मृत्यु हो जाती है। तो नियासिन की कमी से B3 की कमी से हमारे शरीर में सभी बीमारियां देखने को मिलती है, जिसे हम 3DS या 4DS के नाम से भी जानते हैं, राइट। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, करेक्ट। गंगवार जी का राइट आंसर, इसलिए हम इसलिए 4DS के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कितने mg, किसकी बात हो रही, कितने mg ट्रिप्टोफैन का सेवन करने से 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन ये कुछ पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कितने ग्राम हम ट्रिप्टोफैन का प्रयोग करेंगे, उसका अपनी बॉडी में उपयोग करेंगे तो 1 mg नियासिन की हमारे शरीर में प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन हम इसका देखते हैं 60 mg, सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं 70 mg, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं 50 mg और डी फोर्थ लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं उपयुक्त सभी। तो हमें इसका करेक्ट आंसर करना है। एमजी की बात हो, ट्रिप्टोफॉन की बात हो रही कि कितना एमजी हमारे ट्रिप्टोफॉन हमारे शरीर में प्रयोग में आना चाहिए। 18 का गंगवार जी का ए इज करेक्ट राइट आंसर, बिल्कुल सही। 60 mg हमारे शरीर में अगर 60 mg ट्रिप्टोफॉन का सेवन करेंगे तो 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है, राइट। ट्रिप्टोफॉन क्या है? ट्रिप्टोफॉन क्या है? एक प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन, ट्रिप्टोफॉन, ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या होता है नियासिन के रूप में जाकर के, बिल्कुल कमलेश जी राइट आंसर 18 का ए 60 mg। और ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेक्स्ट टाइम रिपीट भी कर सकता है, पूछ भी सकता है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था कि कितने mg ट्रिप्टोफॉन का सेवन करने से 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ट्रिप्टोफैन का प्रयोग करने से हमारे शरीर में किसकी प्राप्ति और नियासिन की प्राप्ति हो रही। प्रोटीन इज राइट आंसर। कनगार जी करेक्ट, बिल्कुल। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारे शरीर में क्या करे नियासिन के रूप में परिवर्तित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें जो पूछ रहा है हमारा कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन की बात की जा रही है कि कौन सा प्रोटीन नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा हिस्टिडीन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ट्रिप्टोफैन, थर्ड ऑप्शन है हमारा आइसोल्यूसिन और फोर्थ है हमारा ल्यूसिन। ल्यूसिन प्रोटीन की बात है जो नियासिन, तो इसके पहले हम लोग ने देखा था, तो इसका इस करेक्ट आंसर होगा राइट 19 का बी आंसर है ट्रिप्टोफैन, बिल्कुल इस करेक्ट आंसर गंगवार जी, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ही क्या हो रहा था हमारे शरीर में नियासिन के रूप में जाकर के परिवर्तित हो रहा था, इज राइट आंसर। फिर इसमें देखते हैं जो हमारा हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ये तीनों क्या है? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, तो तीनों एक प्रकार का क्या है? विटामिन है। KGBV स्कूल एक्टिव, बिल्कुल गुड इवनिंग। इतना बड़ा सा आपका नाम है, कोई ना, चलिए गुड इवनिंग। हाँ 19 का इज बी करेक्ट आंसर। तो हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है।
प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? तो आवश्यक प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन दो प्रकार में आवश्यक और अनावश्यक हो रही थी। तो कौन सी प्रोटीन है? 19 का विजिट। तो देखते हैं, आवश्यक प्रोटीन है, आवश्यक। तो जब हम लोग प्रोटीन देंगे तो आवश्यक हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन तीनों क्या है? आवश्यक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये पूछ रहा है कि डाई पेप्टाइन बंड, किसकी बात हो रही है? डाई पेप्टाइन बंड प्लस ब्यूटारिक अम्ल, क्या हो रहा है? ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक, ब्यूटारिक एसिड मतलब अम्ल मिलकर किस विटामिन का निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा B5, सेकंड ऑप्शन है हमारा B7, थर्ड ऑप्शन है हमारा B12 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा B1। अनावश्यक आवश्यक अमीनो अम्ल है, बिल्कुल आवश्यक अमीनो अम्ल कमलेश जी। हाँ, तीनों प्रोटीन जो 10 होती हैं, तीनों इसके अंतर्गत आती हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिनकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होता है? बाहर से भोज्य पदार्थों को लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए 20 देखते हैं कि पेप्टाइड बंड की बात हो तो पेप्टाइड बंड क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन, क्योंकि जब दो प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं ना तो पेप्टाइड बंड के माध्यम से ही जुड़ते हैं। किसके माध्यम से? पेप्टाइड बंड के माध्यम से जुड़ते हैं। तो प्रोटीन प्लस ब्यूटारिक अम्ल किस में आता है? अम्ल आता है, वसा में आता है, वसा। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण, किस विटामिन का निर्माण कर रहे हैं? इसका आंसर इज बी गणगौर जी, B7 नहीं बेटा, प्रोटीन और क्या कहते हैं? ब्यूटारिक एसिड मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? दिस इज राइट, हाँ बिल्कुल B7। चलिए, तो इसमें क्या होता है? इन्होंने प्रोटीन और वसा ने क्या के मिलकर के ब्यूटारिक एसिड का मिलकर के निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब इसके बाद देखते हैं B7 को तो किससे प्राप्त हुआ? तो अंडे की सफेद जर्दी से प्राप्त किया गया था। किससे? अंडे की सफेद जर्दी से। अंडे की सफेद जर्दी से, अंडे की सफेद जर्दी से B7 को प्राप्त किया गया था। B5 की बात करते हैं तो B5 को किस नाम, B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5 का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल जी, हाँ, B5 का रासायनिक नाम चलिए इसका आंसर हम कर देते हैं। B5 का रासायनिक नाम, B5 का रासायनिक पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल होता है B5 का रासायनिक नाम। एग्जैक्टली बिल्कुल पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और इससे भी क्या होता है? हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। B12 के रासायनिक नाम की बात करते हैं कि B12 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड इज राइट। B12 का रासायनिक नाम चलिए यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग का इज करेक्ट, B7 इज रॉन्ग होगा, B5 करेक्ट आंसर होगा। B5 पेंटोथेनिक अम्ल प्रोटीन और वसा को मिलाकर के क्या होता है? इसका निर्माण किया जाता है। और B7 अंडे की सफेद जर्दी से पाई जाती है। और इसके बाद इस पर हम देखते हैं B12 साइनोकोबाल, 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 साइनोकोबाल या साइनोकोबाल्ट कहा जाता है। कोबाल्ट के नाम से B12 को जाना जाता है। वेद प्रकाश जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। सोनी सिंह जी, चलिए
साइनोकोबाल्मिन, हाँ साइनोकोबाल या साइनोकोबाल्मिन या साइनोकोबाल्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कोबाल्ट और फास्फोरस की उपस्थिति पाई जाती है। ये एक B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या होता है कि कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण इसका नाम साइनोकोबाल या साइनोकोबाल्ट या साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। करेक्ट, हाँ B1 का, बिल्कुल सोनी सिंह इज राइट आंसर। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन इज करेक्ट। कल हमने इसे हंगर के नाम से जाना था और आज हम इसे एन्यूरिन के नाम से भी जानेंगे, एन्यूरिन। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, क्योंकि 7 बिल्कुल भी नहीं है। 7 अंडे की सफेद जर्दी से प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे प्रोटो जब B7 हमें अंडे की सफेद जर्दी से प्राप्त हो तो 5 की बात आ ही नहीं रही है। तो 5 हमें किससे प्राप्त हो? प्रोटीन और वसा को मिलाकर के किसका निर्माण हो रहा है? B5 का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सेम ही चीज क्वेश्चन यहाँ पे कि अभी हम लोग ने इसके पहले जिसका आंसर किया था, बिल्कुल B1 थायमिन, राइट प्रकाश जी, करेक्ट। 21, विटामिन 5 की कमी से स्किन वाइट हो जाती है, बिल्कुल। चलिए अंडे क्वेश्चन देखते हैं 21। अंडे की सफेद जर्दी से किसकी बात हो रही है? जो अंडे का सफेद वाला हिस्सा होता है, जो उसकी जर्दी होती है, उसकी बात की जा रही है कि सफेद जर्दी से कौन सा विटामिन प्राप्त किया था। पहला ऑप्शन है विटामिन B9, सेकंड ऑप्शन है B7, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B9 और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन BC। यहाँ पे हम इसको B6 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बताना अंडे की सफेद जर्दी की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा विटामिन था जिसे अंडे की सफेद जर्दी से प्राप्त किया गया था। इज राइट आंसर, बिल्कुल B7 इज करेक्ट आंसर, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, बायोटीन। इसे और किस नाम से जानते हैं? बायोटीन को और किस नाम से जानते हैं? 21 का बेस राइट कमलेश जी, बिल्कुल वेद जी का भी आंसर सही है, सोनी सिंह का भी आंसर और रिपू का भी आंसर इस 21 का बेस करेक्ट। आपको ये बताना है बेटा कि बायोटीन को और किस नाम से भी हम लोग जानते हैं, और भी कैसा कोई इसका विटामिन का नाम है बायोटीन को? चलिए तो विटामिन H, गंगवार जी का इज राइट आंसर कि हम लोग बायोटीन को गुड विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट, विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। B9 की बात करते हैं और क्या कहते हैं B6, तो देखते हैं विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं, और B9 की जो हमें प्राप्ति हुई थी इस विटामिन की, किससे प्राप्ति की गई थी? बिल्कुल हाँ जी, विटामिन H है, इज राइट प्रकाश जी और गंगवा जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B9 जो था उसका रासायनिक नाम क्या था, और रासायनिक नाम के साथ ही हमें ये बताना है कि B9 की प्राप्ति किससे हुई थी। बिल्कुल B6, तो B6 की बात करते हैं तो B6 का रासायनिक नाम क्या? पायराडॉक्सिन, विटामिन H इज करेक्ट, हाँ। चलिए तो इसका आंसर करते हैं कि B9 जो होता है इसे हम फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड, हाँ इज राइट, गंगवार जी का आंसर आ चुका है, फॉलिक एसिड इज बिल्कुल राइट कि हम B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, फॉलिक या फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, करेक्ट आंसर B9 को फॉलिक एसिड के। जैसे क्या किया गया था, बायोटीन की खोज बायोजन, हाँ 1900 बिल्कुल किया गया था, राइट आंसर। और यहाँ पे हम इसको ये भी देख रहे हैं कि फॉलिक एसिड जो था इसे क्या कहता है, हरी चमकीली जो पत्तियां थी उससे प्राप्त किया गया था, मैकावल एंड स्टीव ने प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, रिपीट करते करते होगा कि चीजें क्या होंगी एकदम से याद हो जाएंगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सिट्स कहते हैं, SIDS को क्या बोल रहे हैं? सिट्स कहते हैं। सिट्स का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है हमारा कृत्रिम दूध पिलाना, सेकंड ऑप्शन है हमारा बेड पर मौत, थर्ड ऑप्शन है हमारा दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। सिट्स का हमें क्या करना है? अर्थ बताना है, सिट्स का अर्थ बताना है। चलिए हाँ, पालक की लीफ में इज राइट गंगवा जी, फॉलिक अम्ल पालक की लीफ में पत्ती जो उसकी चमकीली थी उसी से प्राप्त किया गया था। सिट्स का देखते हैं, एस का मतलब होता है सडन, मतलब अचानक, आई का मतलब होता है इन्फेंट,
मतलब शिशु की बात हो रही, डी का अर्थ होता है डेथ मतलब मृत्यु, और एस का बात हो रहा है मतलब सिंड्रोम। अचानक से क्या शिशु की जिसकी डेथ हो जा रही है उसके बारे में उसका हमें सिड्स का अर्थ बताना है। तो जो बिस्तर पे बच्चे की डेथ हो रही कृत्रिम दूध पिलाने से, सिड्स का अर्थ होता है 27 इज करेक्ट आंसर ए। 28 का बिल्कुल, कृत्रिम दूध पिलाने से सिड्स का अर्थ क्या होता है कि कृत्रिम दूध पिलाने से बच्चे की क्या होती है, बेड पर मृत्यु हो जाती है। तो करेक्ट 22 का इस करेक्ट आंसर होगा दोनों। बेड पर मौत हो रही है, कैसे मौत हो रही है, कृत्रिम दूध पिलाने से हो रही है, ठीक है। हाँ ए इज राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन सेकंड पर भी ध्यान दीजिए। सेकंड हमारा क्या करे, बेड पर मौत, तो अगर हम इसको ब्रैकेट में सिड्स लिखते हैं, अचानक से शिशु की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेड पर उसकी मौत हो जा रही है। बिल्कुल इस करेक्ट आंसर गणवाज इज राइट आंसर, 22 का सी इज करेक्ट। तो हमें ये बताना है इसमें कि किसकी कमी से हो रहा है, सिड्स जो है किस विटामिन की कमी से हमें देखने को मिलता है। सिड्स किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है। सिड्स जो बीमारी की बात हो रही है, विटामिन B7, ठीक है, किसकी कमी से देखने को मिलता है, विटामिन B7। विटामिन B7 यानी बायोटीन, या इसको कहें H विटामिन। की कमी से हमें सिड्स जैसी बीमारी देखने को मिलती है। राइट आंसर कमलेश जी का भी सही है, प्रकाश जी का भी सही है, और गणगौर जी का भी करेक्ट आंसर है जी विटामिन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते, किसकी तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 2 हो गया है, 23 पहला आप क्वेश्चन नंबर 23 का पूछ रहा है, चक्कर आना। चक्कर आना मतलब किस, इन जो चारों ऑप्शन दिए इनमें से किसका अर्थ है चक्कर आना। तो यहाँ पे जो पहला है नोनिया, नोनिया नहीं नौसिया, ठीक है, नौसिया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं डर्मेटाइटिस, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं पुर्टिस, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं हाइपरक्यूरेटिस। तो हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से किसका अर्थ होता है चक्कर आना। सडन इन्फेंट डेथ, बिल्कुल सिंड्रोम, राइट, इसका फुल फॉर्म है SIDS का, करेक्ट, कनवाजी का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं कि चक्कर आने का अर्थ क्या होता है। 23 का आंसर कर रहे हैं डी, हाइपरक्यूरेटिस। बिल्कुल भी नहीं, चक्कर आना हाइपरक्यूरेटिस के लक्षण नहीं, नौसिया का अर्थ है। 23 का सोनी सिंह का इस करेक्ट आंसर है कि 23 का आंसर ए होगा, नौसिया का अर्थ होता है चक्कर आना। यह भी किस विटामिन की कमी से हमें देखने को मिलता है, तो यह भी विटामिन सी की, विटामिन B7, किस कमी से, विटामिन B7, ये भी हमें विटामिन B7 की कमी से देखने को मिलता है। नौसिया, डर्मेटाइटिस, पुर्टिस और हाइपरक्यूरेटिस। नौसिया का अर्थ होता है चक्कर आना, डर्मेटाइटिस की बात करते त्वचा में क्या होना, झुर्रीदार होना, खुजली का होना, पपड़ी जैसी पड़ जाना। पुर्टिस की बात करते हैं त्वचा से क्या होना, खुरदुरी के साथ ब्लड आना, खून आना, जैसे कि कभी कभी क्या करते खुजली करते तो खून भी आने लगता है। और हाइपरक्यूरेटिस की बात करते मतलब मोटी त्वचा की बात हो रही, और ये सभी बीमारियां 23 राइट आंसर गंगवार जी करेक्ट, और सोनी सिंह साहब बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर चक्कर आना होगा क्या, नौसिया। लेकिन ये सभी बीमारियां जो हैं संबंधित है किससे, B7 से हमें संबंधित देखने को मिलती हैं। चलिए तो करेक्ट आंसर हो गया, त्वचा में खुजली या फुज्जीदार त्वचा की बात हो रही है, खुजली के साथ ब्लड का आना, खुजली के साथ रक्त का आना, रक्त का आना और हाइपरक्यूरेटिस की बात है मतलब मोटी त्वचा की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। किसकी बात हो रही है, कैंसर। हम सभी को पता है कि कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, भयानक बीमारी है, तो इसके उपचार में प्रयोग किया जाता है।
पहला ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन B3, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन B9, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन A और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन C। तो आप लोग आंसर इसमें कर रहे हैं 23 का इस बिल्कुल सही, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन 24 में हैं तो 24 का आंसर करेंगे। हमें यहाँ पे बताना है 24 इज कमलेश कुमार जी, बी आंसर B9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, राइट। फॉलिक अम्ल जो हमें क्या हुई थी, पालक की पत्तियों से प्राप्त हुई थी। कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ए के बारे में हम लोग ने देखा था, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। सी के बारे में देखा था एस्कार्बिक एसिड। B1, B2, B3 की बात करते तो B3 को क्या नाम है इसका रासायनिक नाम, नियासिन। B3 का रासायनिक नाम नियासिन के बाद कोई एक और भी नाम ऐसा बताइए जिससे हम इसको जानते हैं। 24 का इस बी इज करेक्ट आंसर, राइट। B9, बी कॉम्प्लेक्स की पूरी फैमिली में B9 ही ऐसा है जो कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि B3 का जो रासायनिक नाम नियासिन है, तो नियासिन के बाद भी इसका कोई एक और उपनाम जो B3 के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इसका हम आंसर देखते हैं कि जो निकनेम होता है नियासिन के बाद निकोटेनिक अम्ल या निकोटेनिक माइंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कमलेश जी का आंसर आ चुका है, निकोटिन माइंड बिल्कुल सही आंसर है। निकोटिन माइंड के नाम से भी नियासिन को हम जानते हैं, निकोटेनिक अम्ल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है हमारा कार्बोज। PP बिल्कुल शॉर्टकट है PP, बट कोई नहीं, कनुगाजी भी सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। 25 का आंसर इज करेक्ट। आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इस विटामिन, हाँ कौन सा जी, हमारे शरीर में विटामिन इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी देने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है। एनर्जी इसका शून्य है, हमारे शरीर में ये केवल दो कार्य करता है। एक तो पहला इसका कार्य हो जाएगा ऊर्जा का स्थानांतरण करना। क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना जो इसका मुख्य कार्य है विटामिन का। सेकंड की बात करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जो हमारे विटामिन है इसके हमारे दो मेजर जो मुख्य कार्य होते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, साथ ही ऊर्जा का स्थानांतरण करना, लेकिन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वो नहीं देता है। करेक्ट 25 का राइट आंसर सी गनगवासी बिल्कुल। एंटीपेलेग्रा भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं एंटीपेलेग्रा, क्योंकि पेलेग्रा नामक इससे नियासिन की कमी से क्या होती है, बीमारी होती है। कमलेश जी का भी राइट आंसर 25 का सी एस करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं तुरंत करंट एनर्जी देने का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में। इन चारों विकल्प से एक विकल्प को तो हम निकाल देते हैं, विटामिन का। फैट, प्रोटीन और कार्बोज की बात करते हैं, तो इन तीनों में से हमारे शरीर में करंट मतलब तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? चलिए 25 इज करेक्ट हो गया। हम बताते करंट एनर्जी देने का कार्य कौन कर रहा है। तो देखते हैं कार्बोज। कार्बोज में भी किस फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, करंट एनर्जी मतलब तुरंत ऊर्जा देने का क्या कार्य करता है, तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, देने का कार्य करता है। तो कार्बोज में भी कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो इसमें भी कौन, हाँ CHO बिल्कुल राइट आंसर दोनों लोग का। तो इसमें भी कौन करता है, ग्लूकोज। कौन करता है, ग्लूकोज।
C6H12O6 तो ग्लूकोज करता है हमारे शरीर में। तो हम इसके एक क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत उठ जाता है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में है, मतलब ग्लूकोज को किस फॉर्म में रखा जाता है। जब हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है या पॉलीसैकेराइड्स है। ग्लूकोज को किस में रखा, मोनो, डाई या पॉलीसैकेराइड्स के रूप में आता है, किन अणुओं को मिलकर के बनाया जाता है। कार्बोज की बात हो रही है, हाँ C6H12O6 बिल्कुल, जिसमें कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर के इनका निर्माण किया जाता है। 24 का आप कह रहे हैं, 1 सेकेंड देख लेते हैं। सही, इसमें फॉलिक अम्ल कैंसर के उपचार में है, और रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड एंड नियासिन B3। इसमें कोई अगर दिक्कत है उसको बताइए। 24 में आपको क्या दिक्कत है वो बताइए विजय कुमार जी। क्वेश्चन एक बार रीचेक करना प्लीज। हाँ, मोनोसैकेराइड्स इज राइट आंसर। कि हमारा क्या है, कार्बोज में ग्लूकोज को किस फॉर्म में रखते हैं, मोनोसैकेराइड्स में रखते हैं, राइट, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक अणु मिलकर के बनाए जाते हैं, बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं फैट की। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में जाकर जमा होता है। प्रोटीन भी क्या करता है, सबसे पहले प्रोटीन का जो मेजर जो मुख्य कार्य होता है क्या करता है, ये हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण करने का कार्य करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये पूछ रहा है कि फ्रेनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होती है। फेनोडर्मा बीमारी होती है किसकी कमी से होती है। पहला ऑप्शन है इसमें विटामिन डी की, सेकंड ऑप्शन है विटामिन के की, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन की, एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन ए तथा आवश्यक वसी अम्ल की। कैंसर बीबी बेटा, हाँ विजय कुमार बिल्कुल, लेकिन कैंसर बीबी क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए, क्योंकि जो कैंसर में बीमारी में जो होता है तो बी कॉम्प्लेक्स ही पूरा मतलब सहयोग देता है, सबसे ज़्यादा B9 होता है, लेकिन इसको फिर भी पूरा क्वेश्चन जो आपका है उसको एक्सप्लेन मतलब अच्छे से लिखिए तो इसका आंसर दें। रीचेक बिल्कुल किया है, फिर से आप एक बार कीजिए कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है। (26) इज राइट आंसर है। विटामिन ए तथा आवश्यक वसीम इस करेक्ट आंसर। 26 का आंसर राइट है, क्योंकि फाइनोडर्मा जहां तक हम लोग को देखने को मिलता है तो हमें क्या लगता है ना कि फैट की क्या कहते हैं, आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है। अगर यहाँ पे आवश्यक वसी अम्ल कहीं दिया होता तो हम ए को ध्यान नहीं देते, ए को क्या करते, ए को हम लोग छोड़ देते। लेकिन हमें ये बात पता है कि जो फाइनोडर्मा बीमारी होती है, ए तथा वसी आवश्यक जो फैट होता है उन दोनों की कमी से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, जो क्या होती है, टोड स्किन के नाम से भी जानी जाती है। कमलेश जी का बस करेक्ट आंसर 26 का इज राइट डी। चलिए, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, कमलेश जी गंगवा जी का आंसर। चलिए, हाँ बिल्कुल, स्किन। चलिए, तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी क्या इकाई होती है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में क्या होता है, टूट जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अमीनो एसिड इज राइट आंसर, अमीनो अम्ल इज करेक्ट, कमलेश जी का राइट आंसर, दोनों लोग का आंसर इज सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आ चुका है, इसका क्वेश्चन ये है कि पपीता निम्न में से किसका अच्छा स्रोत माना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्कार्बिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है हमारा बीटा कैरोटीन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रेटिनोल। इसमें से कोई जो आंसर करेक्ट हो उसको आप लोग रिप्लाई करिए। राइट, अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। का आंसर सी इज राइट, बीटा कैरोटीन, क्योंकि बीटा कैरोटीन में क्या होता है, पीले प्रकार के जो फल होते हैं ये इसमें फलों में पाया जाता है। कैरोटीन हमें पेड़ पौधे के से प्राप्त हो रहा था। इस राइट आंसर 27 का सी, गंगवा जी का आंसर करेक्ट है और कमलेश जी का भी आंसर इज राइट है। तो हम लोग प्रोटीन में छोटी इकाई हम लोग ने देख लिया था। अमीनो एसिड की बात हो रही थी, कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में।
जो पहला हमारा आवश्यक था, दूसरा हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल था। जो आवश्यक हमारी प्रोटीन होती है, जिसकी हमारे शरीर में क्या होती है, जरूरत होती है, वो 10 होते हैं, और जो अनावश्यक होते हैं वो भी क्या होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो जो अनावश्यक होता है वो हमारे शरीर में पहले से ही होता है, लेकिन जो आवश्यक होता है उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होता है, भोज्य पदार्थ को लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि रक्तस्राव को, किसको, रक्तस्राव की बात हो रही है, रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। पहला हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड हमारा ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है हमारा विटामिन ई, और फोर्थ है विटामिन के। रक्तस्राव जो ब्लड होता है, चोट लगने से, क्या कभी खेलते हैं, साइकिल चलाते, कोई भी प्रोसेस क्रिया को करते समय यदि हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड आने लगता है, तो उसको रोकने की, थक्का जमाने की, क्लोटिंग की बात हो रही है, तो कौन सा विटामिन उसमें क्या होता है, सहायक होता है। 28 का गनवार जी का आंसर इज राइट, डी विटामिन के इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल गनवार जी, करेक्ट आंसर 28 का डी, कि जो हमारे विटामिन के होता है वो क्या होता है, रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन होता है, जिसे हम नेफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, क्विनोन के नाम से जानते हैं। ई टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की बात हो रही है, और रेटिनॉल की बात हो रही है। इसके साथ ही चारों के हमें क्या हो गए, नाम भी याद हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। टोकोफेरॉल का अर्थ क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन इज राइट आंसर। अब इसका आपको आंसर बताना है कि टोकोफेरॉल का अर्थ क्या होता है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल कमलेश जी का भी आंसर सही है, नेफ्थोक्विनोन। टोकोफेरॉल, तो देखते हैं, टोको का अर्थ होता है शिशु, फेरॉल का अर्थ तो मतलब उत्पन्न करने वाला, तो शिशु को उत्पन्न करने वाला यह क्या है, विटामिन होता है, विटामिन ई। शिशु उत्पन्न करने वाला, शिशु उत्पन्न करने वाला, तो टोकोफेरॉल का अर्थ होता है शिशु उत्पन्न करने वाला विटामिन के। नेफ्थोक्विनोन इज शायद अलेजी का करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये है कि रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। पहला ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है हमारा विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है हमारा कैल्शियम एवं विटामिन डी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हार्मोन। तो आंसर हमारा इस क्या आंसर किया है अली जी ने, एंटीसेरेटिव विटामिन ए, बिल्कुल इस नाम से भी इसको जानते हैं, करेक्ट, उसका अर्थ ही वही है। हाँ, बांझपन को रोकने का भी। चलिए 29 का आंसर आप सी करें, कैल्शियम एवं विटामिन डी करेक्ट आंसर। कैल्शियम एवं विटामिन डी क्या करता है, रिकेट जैसे बीमारी को क्या करता है, इसकी कमी से होता है। 29 राइट गनगवार जी आंसर करेक्ट। और तो कोई डी आंसर नहीं होगा बेटा, हार्मोन्स नहीं होगा। हम लोग विटामिन पढ़े तो विटामिन में हार्मोन्स का कोई रोल ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। हमें विटामिन हमारे पहले ही देखा, तो जो रिकेट्स होता है कैल्शियम होता है या विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग जिसकी बात कर रहे हैं, 29 इज बी कमलेश जी, विटामिन डी। ऑप्शन पे जाते हैं ना, डी तो यहाँ पर दे ही दिया है, कैल्शियम को भी उठाकर दोनों को रख दिया है। हाँ सी, रितु जी गुड इवनिंग। चलिए तो हमारा आंसर कैल्शियम एवं विटामिन डी हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सेशन का चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि फॉलिक अम्लों को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण की बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं प्रॉक्सीमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो हमें इसमें बताना है तो हमें इसमें देखना है कि फॉलिक अम्लों को किस में वर्गीकृत किया गया है। 30 अली जी 30 का सी विटामिन,
हाँ राइट आंसर, फॉलिक अम्ल की बात हो रही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो फॉलिक अम्ल B9 की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? B9 की। फॉलिक अम्ल को B9 के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या पालक की लीफ से प्राप्त किया गया था, पत्तियों से इसे प्राप्त किया गया था। और ये क्या कहते हैं, हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखते हैं वसा में घुलनशील नहीं, खनिज में नहीं है, प्रिंसिपल्स में भी नहीं, तो विटामिन में कंप्लीट। चलिए इसके साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन 30 का है, बिल्कुल डिटो जी। ए नहीं होगा बेटा, वसा में घुलनशील नहीं होगा। जो वसा में घुलनशील आप विटामिन की बात करते हो बेटा, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ए, डी, ई और के की बात करेंगे, ठीक है। वसा की अगर बात आ जाएगी तो ए, डी, ई, के की बात करेंगे। और अगर वाटर की, मतलब वाटर में घुलनशील की बात आ जाएगी तो WBC, BC की बात करते हैं। W मतलब वाटर हो जाएगा, BC मतलब BC हमारा जल में घुलनशील, और ADK हमारा वसा में घुलनशील होता है। बिल्कुल दिस इज करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सभी को गुड नाइट।